केरल के रल्लक्कड़म में पीएम मोदी ने की जनसभा। मोदी की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। कहा संसद में मजबूत आवाज भेजेगा केरल। नई शुरुआत लेकर आया है नया साल। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। एससी ने ईडी को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। अब 29 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। इसी अफसरों के राहुल के हेलीकॉप्टर की जांच के बाद सियासत हुई तेज। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने ली थी राहुल के हेलीकॉप्टर की तलाशी। बीआरएस नेता के कविता की फिर बढ़ी मुश्किलें। 23 अप्रैल तक भेजा गया न्यायिक हिरासत में। एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस नेता की बढ़ती जा रही मुश्किलें। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के 20 घंटे होंगे दर्शन। चंपत राय बोले सुबह 3:30 बजे से होगी एंट्री। 4 दिन वीआईपी दर्शन रहेंगे बंद। और जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी, ओले की संभावना। एमपी, राजस्थान में आज भी बारिश। 3 राज्यों के तापमान में 40 डिग्री के पार पहुंचा। केरल में पीएम मोदी की जनसभा हुई। खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर दिल्ली से है, जहां नेशनल जन दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएम कुद्दुसी व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राजू अरोड़ा ने प्रेस रिलीज करते हुए बताया कि नेशनल जन दल पार्टी का उद्देश्य भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मौलिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध है। ये पार्टी समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान, राजनीति में राजनेताओं द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने और समस्त भारतवासियों के लिए बहुत बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्राथमिकता देने की घोषणा इस पार्टी ने की है। हमारे संवाददाता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएम कुद्दुसी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राजू अरोड़ा के साथ खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। आज हम मौजूद हैं एक नई उभरती पार्टी के प्रेसिडेंट और नेशनल पार्टी के जो प्रवक्ता है उनके साथ में, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही नेशनल जन दल पार्टी के नाम से एक पार्टी तैयार की है और उनका सिंबल जो है वो लेटर बॉक्स का मिला है। और ये पूरे देश के अंदर क्या करना चाहती हैं, किस उद्देश्य पे काम करेंगी और क्या 3 दिग्गज पार्टियां जो आपस में तीनों ही अपनी सरकार बनाना चाहती हैं, उसके बावजूद ये नई पार्टी उभर के सामने आ रही है। आइए बात करते हैं इनके प्रेसिडेंट से कि क्या उद्देश्य है इस पार्टी को बनाने का और क्या करना चाहती है ये पार्टी देश के अंदर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंडिया के अंदर धन्यवाद। क्या उद्देश्य है इस पार्टी को बनाने का आपका? देखिए, इस पार्टी का गठन का उद्देश्य है हमारे संविधान की रक्षा करना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती आज है, उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया, जिस उद्देश्य से बनाया गया, उस उद्देश्य की रक्षा करना और आपस में हमारे देश में भाईचारे की स्थापना करना, जो कि अभी नहीं हो रहा है, उसकी स्थापना करना है। और रोजगार और जो किसान हैं उनके संबंध में, और बाकी और जो मूल निवासी हैं, जो उपेक्षित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उन सबके हित में कार्य करना, उन सबकी जनता की सेवा करना हमारी पार्टी का उद्देश्य है। क्या सीधे तौर पर मोदी जी पर निशाना साधते हुए ये पार्टी तैयार हुई है या आप मोदी जी के खिलाफ जाना चाहते हैं? जी नहीं, हम मोदी जी के या किसी के भी खिलाफ नहीं है। मोदी जी ने तो हमारे देश के हित में कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे हमारी विदेश नीति। आज हिंदुस्तान में मोदी जी ने, हिंदुस्तान का नाम मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, आज पाकिस्तान हमारे लिए इतनी सिरदर्द बना हुआ था, आज हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से वो अपने में ही उलझा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है हमारे हिंदुस्तान में कि हमारा हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता था, वो गुलदस्ता बिखरता जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख
ईसाई, पिछड़ा वर्ग, ये सबको अपना अपना हित दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान का हित किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। जो किसान वर्ग, जो जिसके दम पर पूरा देश चलता है, जीडीपी हमारी उसकी तय होती है, आज उसे उपेक्षित करार दे दिया गया है और उसके हितों को दबाया जा रहा है। हमारी इस पार्टी का उद्देश्य है कि हम उनको उठाएं और अपने मंच से जो बीजेपी गलत फैसले ले रही है उन फैसलों का विरोध करें और उन फैसलों से उनको रोकें। तो क्या आप पूरे देश के अंदर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं या कुछ क्षेत्र है जहां से आपके प्रत्याशी लड़ेंगे? हमारे पास चूंकि टाइम की बाउंडेशन है, हमें इतना वक्त नहीं मिल सका है, लेकिन हमारी नीति पूरे हिंदुस्तान में अपने प्रत्याशी उतारने की है। जो हमारी विचारधाराओं से हमारे साथ है वह हमारे साथ है और हम पूरे हिंदुस्तान से अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो नेशनल जनदल पार्टी है उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी, पूरी रणनीति पूरे भारतवर्ष के लिए बना के तैयार कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी के बीच में ये चौथी पार्टी कितना रूबरू हो पाती है। कैमरामैन सचिन के साथ परवीन गुप्ता, के न्यूज, दिल्ली। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के एक होटल में भाजपा के संकल्प पत्र पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले मनोहर लाल ने भाजपा के संकल्प पत्र का उद्देश्य पत्रकारों के सामने रखते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भाजपा ने 10 साल के शासन के दौरान हर व्यक्ति और हर परिवार की चिंता की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी आदि चारों वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया है। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व के कारण विश्व में भारत की साख बढ़ी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटियाला से है, जहां इस बार रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है, जो पटियाला आर्य समाज मंदिर से शुरू होकर अलग अलग बाजारों से होते हुए मंदिर में समाप्त होगी। इस अवसर पर विशेष तौर पर सनातन धर्म कमेटी की तरफ से भगवान श्री राम का स्वरूप तैयार किया गया है, जिसको लेकर पिछले 1 महीने से कारीगर तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जो भगवान श्री राम का जो स्वरूप अयोध्या में देखने को मिल रहा है, भगवान श्री राम का वही स्वरूप पहली बार पटियाला शहर में देखने को मिलेगा, जिसका सभी शहरवासी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, जिसके लिए एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर में महेंद्रगढ़ के बाद अब यमुनानगर में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो सड़क हादसे का शिकार हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूली बच्चों को लेकर जा रही ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हो गई। वहीं 6 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं हादसे के बाद सभी को यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कनीना में हुए हादसे के बाद सोया हुआ सिस्टम अलर्ट हुआ है। उसी के चलते रेवाड़ी में डीसी राहुल हुड्डा ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर अधिकारियों व प्रिंसिपल के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालकों को सभी नियमों का पालन करना होगा। जिला उपायुक्त ने कहा कि संयुक्त टीम के साथ स्कूलों में जाकर वाहनों की चेकिंग की गई है और चेकिंग के दौरान पाया गया कि वाहनों में काफी खामियां हैं, जिसके तहत उन पर कार्रवाई की गई है और चालान भी किए गए हैं। जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करने के लिए आज बैठक भी की गई थी। खामियों को पूरा करने के लिए 1 माह का समय स्कूल संचालकों की तरफ से मांगा गया। स्कूल संचालकों ने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का अनुपालन करने का शपथ पत्र भी हम प्रशासन को देंगे। आपके चैनल के माध्यम से आज रेवाड़ी के उपायुक्त महोदय ने हमें सभी स्कूल रेवाड़ी के एक मीटिंग बुलाई थी
और उनकी मीटिंग कॉल पर हम सभी रेवाड़ी के तमाम स्कूल यहाँ पर आए उपस्थित हुए और उन्होंने ये कहा कि आपकी जितने भी स्कूल बसें हैं। देखिए जी, जो दुखद हादसा कनीना में हुआ उसके बाद हमारे जो स्टाफ है, एसडीएम्स हैं, आरटीए है, डीएसपीज हैं, उन सब ने जो है एक चेकिंग की स्कूल्स की और उस चेकिंग में जाके काफ़ी स्कूलों में ये पाया गया कि उनके वाहन जो है पॉलिसी के अनुरूप नहीं, तो उसके तहत उन्होंने जो है कार्रवाई की, उनको चालान भी किया और इम्पाउंड भी किया। तो इसी की कड़ी में आज हमने जो हमारे प्राइवेट स्कूल के ऑपरेटर ओनर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ एक मीटिंग रखी ताकि हम उनको उनकी जिम्मेवारियों के प्रति सचेत कर सकें, सेंसिटाइज कर सकें। अब इनको जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं जो इस काम में हैं और उन्होंने ये अनुरोध किया है कि आप अपनी गाड़ियों को ये फिटनेस कराएं, ठीक है, जो भी कमी है उनको पूरी करें। देश की बात में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबाला के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा के नेतृत्व में नशा तस्करों को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना महेश नगर क्षेत्र के नजदीक जगाधारी रोड महेश नगर साईं मंदिर अंबाला छावनी के पास से नशा तस्करी के मामले में 12 अप्रैल रात को CA1 अंबाला पुलिस दल ने निरीक्षक हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी रजनीश को 400 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया। CA1 ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और 5 दिन का रिमांड लिया था, जिसके बाद पूछताछ करने पर आरोपी रजनीश उर्फ लाडी ने बताया कि दिल्ली के रहने वाले अमरजीत सिंह से ये हेरोइन ली थी, जिसके बाद CIA1 ने अमरजीत सिंह को मुरथल सोनीपत से स्विफ्ट गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया। हमारे CIA कामयाबी हासिल हुई है जिसमें एक बड़े नशा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है और उनसे लगभग 2.25 करोड़ रुपए की 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। CA1 की टीम के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महेश नगर स्थित बब्याल रोड का रहने वाला रजनीश और लाडी नाम का नशा तस्कर एक नशे की बड़ी खेप लेकर अंबाला कैंट महेश नगर पुलिस स्टेशन के साईं मंदिर के पास उसको बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इन्होंने वहाँ पे नाका लगाया, उसकी गाड़ी को फ्लैग डाउन किया, उसकी विधिपूर्वक सर्च की, उससे 2,90,000 रुपये 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एवं पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने आज से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के हल्का साहाबाद में पूर्व मंत्री कृष्ण वेदी द्वारा जनसभा आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सांसद लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल का पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवीन जिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें फिर से जनता की सेवा करने का मौका मिला है। निश्चित रूप से लोकसभा कुरुक्षेत्र की सीट हम जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। वहीं विपक्ष द्वारा लगातार नवीन जिंदल पर हो रहे जुबानी हमलों का जवाब देते हुए नवीन ने कहा कि वह किसी भी दल या नेता पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे और भारतीय जनता पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से हम हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर विजय पताका फिर से फहराने में कामयाब होंगे। आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। बहुत जो है बड़े बुजुर्ग जो है अपना बढ़ चढ़ करके अपना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और सभी जगह जो लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह है मोदी जी को लेकर के और हरियाणा के अंदर जो है नायब सैनी जी को लेकर के, मनोहर लाल खट्टर जी को लेकर के, और जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना जोश है। देखिए, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर एक बार दोबारा मुझे सेवा का मुझे मौका मिला और सबका बहुत मुझे समर्थन मिल रहा है और सब हम मिलजुल करके एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, हम जो है अपना भारतीय जनता पार्टी सभी से जो है आगे है और मैं किसी दूसरे के बारे में मैं टिप्पणी करने में, किसी दूसरे प्रतिद्वंदी के बारे में टिप्पणी करने में मैं विश्वास नहीं रखता।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां सिख रेजिमेंट की 16वीं सिख बटालियन के शहीद योद्धा नायब सूबेदार सरबजीत सिंह गिल, जो 20 नवंबर 2008 को उत्तराखंड में सेना की ड्यूटी के दौरान अपने एक साथी के साथ दुर्घटना में शहीद हो गए थे। 16 साल बाद झंडेवाला गांव मोगा में शहीद के परिवार ने शहीद की प्रतिमा को स्थापित किया है। 16 साल बीत जाने के बावजूद बेटे को डिग्री लेने के बाद भी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। बेटे ने कहा कि सरकार हमारे परिवार को पंजाब का निवासी नहीं मानती, इसलिए हमारे परिवार को नजरअंदाज किया जा रहा है। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਿਭੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ हमेशा वो याद आਉਂਦੇ। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सोशल मीडिया पर पोस्ट और ऑडियो और वीडियो को लेकर आए दिन कोई ना कोई विवाद की खबरें सामने आती हैं। ऐसा ही एक मामला रतलाम के सैलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आया है। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर रील बनाने की मामूली बात पर एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, इससे युवक की मौत हो गई। रतलाम जिले के सैलाना थाना क्षेत्र के ग्राम कोटरा में विवाह समारोह के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब मृतक का दोस्त उसके मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम रील बना रहा था। सैलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटड़ा में बारात आई हुई थी और यहाँ पर जो 3 लड़के हैं इनके बीच में आपसी जो है वार्तालाप चल रही थी। वार्तालाप चलते ही चलते में जो आरोपी है इसको ये लगा कि मुझे जो है इनके द्वारा जो है कुछ बोला जा रहा है। इस बात को लेकर जो है विवाद हुआ और जो आरोपी राम राजा है इसने द्वारा जो है परवेश को जो है चाकू से मार दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सिवनी में लोकसभा चुनाव में चुनावी खर्च बचाने के चक्कर में कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी की ही फजीहत खड़ी कर दी है। सिवनी में आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के पोस्टर बैनर में छपी बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट की भाजपा प्रत्याशी भारती परधी की तस्वीर को भाजपा के झंडे से ढककर अचानक छिपा दिया गया, जबकि भाजपा प्रत्याशी की गैर मौजूदगी में प्रत्याशी के लिए जनता का समर्थन मांगने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बाद में जानकारी सामने आई, ऐसा इसलिए किया गया था कि कहीं कार्यक्रम का खर्च प्रत्याशी के चुनावी खर्च में न जुड़ जाए, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को इस कार्यस्थानी से प्रत्याशी की फजीहत कर दी है। साथ ही इस तरह सार्वजनिक कार्यक्रम के खर्च को छिपाकर निर्वाचन आयोग की आंखों में धूल झोंकने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हैं और सारे राजनीतिक दल फर्स्ट टाइम वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जबलपुर के युवा वोटरों ने अपने मुद्दे रखे और उम्मीद जताई है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से जो भी जीतेगा वो उनके मुद्दों को हल करेगा। हमारी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हैं और सारे राजनीतिक दल फर्स्ट टाइम वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जबलपुर के युवा वोटरों ने अपने मुद्दे रखे और उम्मीद जताई कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से जो भी जीतेगा वो उनके मुद्दे को हल करेगा। मेरे हिसाब से हमें इस प्रकार हमारा लीडर चुनना चाहिए कि हमारे देश में गरीबी जो है वो ख़त्म हो सके, क्योंकि हमारे देश में हम जानते हैं कि जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है। जो ज़्यादा सफ़र करते हैं वो होती है मिडिल क्लास, जिनको ज़्यादा आगे जाके परेशानी होती है। हर एक चीज़ के भाव बढ़े हैं हमारे यहाँ पे। तेल हो गया, पेट्रोल हो गया या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो गया, यहाँ तक कि एजुकेशन में भी हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। फर्स्ट टाइम वोटरों के मन में सबसे बड़ी चिंता शिक्षा और रोजगार को लेकर है। जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है,
हर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़ रहा है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की भी फ़ीस बहुत होती है। तो जैसे कि गरीब माध्यम के लोग और मध्यम वर्गीय लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये दामों के कारण। तो मेरी यही विनती होगी कि इस चीज़ को कम करें या तो हमारे ऐसी योजनाएं दे जिससे हमें फ़ीस स्ट्रक्चर में थोड़ी मदद मिले। मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे नेता को चुनें जो कि हमारे शहर में बेरोज़गारी कम करे। जैसे कि अभी हम सब नवयुवा हैं, हम पढ़ लिख कर कॉलेज पास करके जॉब्स के लिए दूर दूर भटकेंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि नई कंपनियाँ यहाँ पे आएँ और अपना स्टार्टअप करें, जिससे कि हमें आगे जाके बाहर ना जाना पड़े जॉब्स के लिए अपने फैमिली को छोड़ के। कुछ फर्स्ट टाइम वोटरों ने प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज और सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई। जो अपने हॉस्पिटल्स वगैरह नए निर्माण हो, जो सुविधाएं हैं वो अच्छे से हों, घूसखोरी ना हो, सभी चीज़ की चेकिंग की जाए। अगर मान लो अच्छे से अपन को इलाज चाहिए हो तो कहाँ जाना पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में संभव है कि? मध्य प्रदेश में संभव तो है ये चीज़ें, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स में अपन को जाना पड़ता है, जिस कारण से जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो उतना खर्च नहीं कर पाता है, जिस कारण से उसको सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है जहां उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से जबलपुर समेत 7 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। जबलपुर सीट पर 1996 से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने 2019 के आम चुनावों में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर जीत हासिल की थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की भीलवाड़ा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी दंगल दिलचस्प होता चला जा रहा है। भीलवाड़ा पहले बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी। बीजेपी के सुभाष चंद्र बहेरिया ने 2014 में 2,46,000 वोटों से यहां जीत हासिल की थी। 2019 में जीत का ये अंतर दुगने से कहीं ज्यादा बढ़कर 6,10,000 वोट तक पहुंच गया। हालांकि इस बार बीजेपी ने बहेरिया की जगह आरएसएस से जुड़े दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की भीलवाड़ा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी दंगल दिलचस्प हो चला है। भीलवाड़ा पहले बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी। बीजेपी के सुभाष चंद्र बहेरिया ने 2014 में 2,46,000 वोटों से यहां जीत हासिल की थी। 2019 में जीत का यह अंतर दोगुने से कहीं ज्यादा बढ़कर 6,10,000 वोट तक पहुंच गया। हालांकि इस बार बीजेपी ने बहेरिया की जगह आरएसएस से जुड़े दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया है। टिकट का निर्णय करना केंद्रीय संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति का विशेषाधिकार है। टिकट बदलना बहुत सामान्य बात है। हमारा तो यहाँ टिकट बदलकर नए कार्यकर्ता को दिया है, लेकिन कांग्रेस ने तो टिकट देकर वापस लेके किसी तीसरे को उतार दिया। कांग्रेस ने पहले दामोदर गुर्जर को भीलवाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि बाद में गुर्जर को राजसमंद लोकसभा सीट से लड़ने को कहा गया और उनकी जगह भीलवाड़ा से टिकट वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सीपी जोशी को दी गई। जोशी भीलवाड़ा से 2009 का चुनाव जीत चुके थे। जोशी ने तब यहां पीने के पानी का संकट दूर करने का वादा किया था। जोशी साफगोई से मानते हैं कि उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद पीने के पानी की योजना उनके कार्यकाल में सिरे नहीं चढ़ पाई थी। जोशी ने कसम खाई थी कि अगर वो वादा नहीं निभा पाए तो भीलवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2014 और 2019 में उन्होंने अपनी कसम निभाई और चुनाव नहीं लड़े। हालांकि जो काम उन्होंने 2009 के बाद अपने कार्यकाल में शुरू किया था वो अब पूरा हो रहा है, लिहाजा उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए भीलवाड़ा को चुना। मैंने प्राथमिकता के आधार पर पीने की पानी की समस्या निदान करने के लिए चंबल का पानी यहाँ पर लाने का काम किया। उस समय मैंने कहा था, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं भारत सरकार में मंत्री बनूंगा, कि यदि मैं पीने की पानी की समस्या का निदान नहीं करा पाया तो मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। और मैंने मंत्री के रूप में पीने के पानी की समस्या के लिए योजना बनाई, वित्तीय स्वीकृति कराई, काम प्रारंभ करवाया, लेकिन एक्चुअल में पानी लोगों के घर में नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं वहां पर चुनाव लड़ने नहीं है। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वो योजना पूर्ण रूप से लागू हो रही और यहाँ पर पूरे भीलवाड़ा जिले के ढाणी मजरों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो पाया। बेड़िया जी 10 साल तक सांसद रहे, कोई न तो योजना ले न कोई काम कराया, कुछ भी नहीं करवाया, नील है।
और शिवजी जोशी, डॉक्टर शिवजी जोशी पहले चंबल योजना लाए थे, चंबल का पानी आज जो पी रहे हैं, भिलोड़ा में 7-7 दिन में पानी मिलता था, आज एरिया में पानी मिलता है। और मेमो कोच फैक्ट्री और बहुत सारे रोडों की जाल है शिवजी जोशी के हाथ की है। पूरा भिलोड़ा जो डेवलप हुआ है जो शिवजी जोशी की देती, डॉक्टर शिवजी जोशी ने। जोशी का कहना है कि अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं तो उनका पूरा ध्यान बेरोजगारी दूर करने पर होगा। मैं यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो मानता हूँ वो मानता हूँ बेरोजगारी। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कम से कम 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, उसका प्रयास करने का मैं ईमानदारी से काम करूँ। बीजेपी उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के चलते वे आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। न 2009 की कांग्रेस बची है और न 2009 की अब भाजपा है। अब मोदी युग की भाजपा है जिसको आम आवाम का समर्थन प्राप्त है और मैं उस भाजपा का प्रतिनिधि हूँ। एक संकल्प की बात भी आप कर रहे हैं। आम लोगों ने संकल्प ले रखा है कि इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर 400 प्लस सीटें एनडीए को लोकसभा में देंगे। बीजेपी उम्मीदवार के विश्वास पर वोटरों का एक वर्ग मुहर भी लगाता है। लोगों का मानना है कि भले ही कई मुद्दे अभी अनसुलझे हैं, मगर वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। समस्या तो बहुत आती है, तो इसका सुधार नहीं होता ना है। अभी हमारे मकान बनाए वहाँ गेला नहीं, तो गेला में जाने का रास्ता नहीं, खेते तो सुनाई नहीं करते, लाइट बिल माफ नहीं, तो पैसे देना पड़ता है हमारे को। गेहूँ पास नहीं तो गेहूँ के 10 बार कर दे तो गेहूँ चालू नहीं हुए तो नहीं हुए। वोट तो मोदी को ही देंगे, काम हो मत हो। ये है मोदी की लहर चल रही है अभी, मोदी के हिसाब से ही बीजेपी आएगी क्या। बीजेपी के दामोदर अग्रवाल संसदीय राजनीति की शुरुआत करने का विश्वास लेकर चल रहे हैं। तो इनके सामने चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी पिछले साल नाथद्वारा से विधानसभा चुनाव हार गए थे। ऐसे में यहां के चुनाव में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। भीलवाड़ा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा, जिस पर चुनावी विश्लेषकों की खास नजर रहेगी। तो देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बस्तर लोकसभा क्षेत्र का बेचापाल गांव नक्सल मूवमेंट से काफी प्रभावित है। यहां के लोगों ने पिछली बार 2013 के विधानसभा चुनाव में वोट डाला था। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बस्तर लोकसभा क्षेत्र का बेचापाल गांव नक्सल मूवमेंट से काफी प्रभावित है। यहाँ के लोगों ने पिछली बार 2013 के विधानसभा चुनाव में वोट डाला था। बेचापाल में 1 दशक के बाद फिर वोटिंग होने जा रही है। इलाके के कुछ लोग अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं। बस्तर में लोकसभा चुनाव 19 तारीख को होना है। बेचापाल पंचायत में लोकसभा चुनाव फर्स्ट बार होगा। विधानसभा चुनाव तो हो गया है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव फर्स्ट टाइम होगा। तो लोगों द्वारा काफी उत्साह है वोट देने के लिए और शासन द्वारा प्रचार प्रसार भी किया गया है। हालांकि नक्सलियों की धमकी से बहुत से लोगों में वोटिंग को लेकर डर का माहौल है। कुछ लोग तो कैमरे पर इस बारे में बोलने से भी झिझक रहे हैं कि वो वोट डालेंगे या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन वोटिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि कितने लोग वोट डालने आएंगे। मेरे गांव के लोग तो नहीं पता सर, गया बार तो नहीं डाले चुन वोटिंग, इस बार देखते हैं क्या बोलते हैं। राशन वासन मिल रहा है अभी गांव में आके तो सुविधा हो रहा है, तो इस सोच के डाल सकते हैं वोटिंग। इलाके के लोग पानी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चुनाव में हिस्सा लेने से राजनीतिक दलों और नेताओं को सीधा संदेश जाता है कि जो उनकी चिंताएं दूर करेगा वोट उसे ही मिलेगा। वोट देना जरूरी है सर, ताकि नेता लोग होते हैं वो लोग हमारी परेशानी जान सके। जी स्कूल अच्छा होना चाहिए सर, और रोड भी सीसी रोड होना चाहिए, और बोरिंग भी, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। जी नदी से लाते। पुलिस लोगों को भरोसा दिला रही है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हमारी तैयारी काफ़ी
बेहद बृहद स्तर पर हुई है। इसके लिए हमने एरिया सैनिटाइजेशन और डोमिनेशन का काम लगातार कर रहे हैं और अभी लगातार हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि लगातार 3-4 महीनों से जो हमारी जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इलेक्शन की तैयारी में हम लोग को हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी हम जो अंदरूनी इलाके में जितने हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उनके आसपास भी हम एरिया डोमिनेट कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। हम एक सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे जो आम नागरिक हैं वो आकर वोटिंग कर सकें। बस्तर छत्तीसगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट है जहां पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। राज्य की बाकी 10 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल और 7 मई को दूसरे और तीसरे चरण में वोटिंग होगी। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 लोकसभा सीटें जीती थी। सारथी ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर शहर के बाहरी इलाके में लगने वाला ये पशु मेला कई तरह की गतिविधियों से भरा हुआ है। लोग हर हफ्ते यहाँ पशुओं का व्यापार करने के लिए आते हैं। यहाँ देसी नस्ल की गायों, भैंसों और बैलों से लेकर रस्सियों और कुल्हाड़ी तक ऐसी कई चीजों का व्यापार होता है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर शहर के बाहरी इलाके में लगने वाला ये पशु मेला कई तरह की गतिविधियों से भरा हुआ है। लोग हर हफ्ते यहाँ पशुओं का व्यापार करने के लिए आते हैं। यहाँ देसी नस्ल की गायों, भैंसों और बैलों से लेकर रस्सियों और कुल्हाड़ी तक ऐसी कई चीजों का व्यापार होता है। यहाँ होने वाली मुर्गों की लड़ाई आकर्षण का एक और केंद्र बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी घोषित किया हुआ है, बावजूद ये बस्तर की जनजातीय संस्कृति का हिस्सा बनी हुई है। ये बाजार बस्तर के साथ ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा से भी लोगों को आकर्षित करता है। डीमरापाल में ना आज 20 साल हुआ। गाय बैल भैंसा बहुत निकलता है, दूर दूर से आते हैं। फिर उड़ीसा का भी यहाँ बोरगांव कोटपाड़ से आते हैं और गांव से कोंडा गांव से भी आते हैं, यहाँ बीजापुर। दिलचस्प बात यह है कि बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा राजनीति में आने से पहले पशु व्यापारी हुआ करते थे। बस्तर में वोटिंग सिर्फ 4 दिन दूर है और यहाँ के वोटरों के मन में विकास से जुड़े मुद्दे सबसे ऊपर है। सड़क नहीं है, रोड नहीं, कुछ नहीं है उधर। अच्छा। हाँ। और हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल नानगुर में है। बीमार होता है नानगुर ले जाते? बीमार वहाँ नानगुर ले जाते, बड़ा हॉस्पिटल है मगर वहाँ कोई इलाज नहीं करते हैं। डीमरापाल भेज देते तो जगदलपुर। अच्छा। हाँ, वहाँ का डॉक्टर मन सही नहीं है। हाँ, डॉक्टर मन बेकार है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ मुकाबला एक तरफा है और बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। मुद्दा क्या यहाँ तो अच्छा चल रहा है। शिक्षा, रोजगार तो वो तो स्टील प्लांट कर दिया है ना, उसके लिए। राम मंदिर वाला मुद्दा तो इधर नहीं आएगा भैया, लेकिन तब से भी ये तो एक तरफा है बीजेपी। बस्तर छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है जहां 2024 के आम चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। राज्य की बाकी 10 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल और 7 मई को दूसरे और तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। बस्तर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने 1996 से लगातार 7 बार इस सीट पर जीत हासिल की है। हालांकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने ये सीट जीत ली थी। इस बार बीजेपी फिर से ये सीट अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रजनन के सीजन को देखते हुए 15 अप्रैल से 14 जून तक पूर्वी तट पर मछली पकड़ने पर 61 दिनों की सालाना रोक सोमवार से शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रजनन के सीजन को देखते हुए 15 अप्रैल से 14 जून तक पूर्वी तट पर मछली पकड़ने पर 61 दिनों की सालाना रोक सोमवार से शुरू हो गई। प्रजनन के मौसम के दौरान ट्रॉलरों और बड़ी नावों को समुद्र में न जाने के निर्देश दिए गए हैं। சுமார் ஒரு 450 விசைப்படகுகள் இருக்கு. எங்களுக்கு ஏப்ரல் 15 மீன்பிடி தடைக்காலம். நாங்கள் 14ஆம் தேதி கரை வந்துட்டோம். இன்னும் ஒரு சில படகுகள் எனக்கு நைட்டுக்குள்ள எல்லாருமே கரைக்கு வந்துடுவோம். இந்த மீன்பிடி தடைக்காலம் எதற்கு அப்படின்னா மீன் இனப்பெருக்கத்திற்காக தடைக்காலம். இந்த இனப்பெருக்கத்திற்காக போடப்படும் இந்த தடைக்காலம் इस दौरान
तटीय तूतुकुड़ी जिले में 500 से ज्यादा ट्रॉलर समुद्र से दूर रहेंगे। मछुआरे इस समय का इस्तेमाल अपनी नावों की मरम्मत करने में करते हैं। கடற்கரை தான் சுற்றி வரோம். இந்த 2 மாசமா எங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னா போட் பராமரிப்பு வேலை. போட் பராமரிப்புனா போட் பெயிண்ட் அடிக்கிறது, வலைகள் சரி செய்யறது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் இருக்கும். இந்த வேலைகள் மட்டும் தான் நாங்கள் செய்வோம். அரசு எங்களுக்கு உதவித்தொகை தருவாங்க, தடைக்காலம் உதவித்தொகை. இது எப்போதுமே எங்களுக்கு இந்த 2 மாத தடைக்காலம் முடியும் போது தான் எங்கள் கைக்கு வருது. அது கொஞ்சம் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். 61 दिनों के दौरान मछलियां समुद्र में अंडे देती हैं। इन अंडों को विकसित होने पर मछुआरों को बड़े पैमाने पर मछलियां मिलती हैं। साथ ही समुद्र में बाकी जीवों को भी पनपने का पूरा समय मिलता है। अब रुक कर रहे हैं अगली खबर का। असम के तेजपुर में लोकसभा चुनाव से हफ्ते भर पहले उत्सव के माहौल में अलग रंग दिखा। बाढ़ थिएटर में सैकड़ों लोग फसल का उत्सव रोंगाली बिहू मनाने के लिए पहुंचे हैं। इस बार लोगों के बीच खास विषय पर चर्चा हुई। लोगों की बातचीत का मुद्दा था कि राजनीति को संस्कृति से पूरी तरह से अलग क्यों नहीं किया जा सकता। ये रिपोर्ट देखिए। असम के तेजपुर में लोकसभा चुनाव से हफ्ते भर पहले उत्सव के माहौल में अलग रंग दिखा। बाढ़ थिएटर में सैकड़ों लोग फसल का उत्सव रोंगाली बिहू मनाने के लिए पहुंचे। इस बार लोगों के बीच खास विषय पर चर्चा हुई। लोगों की बातचीत का मुद्दा था राजनीति को संस्कृति से पूरी तरह अलग क्यों नहीं किया जा सकता। Politics and culture are two different things. But then the political aspiration of the people must reflect its cultural aspiration also. And any political ideals or any political party, whoever may be in power, must represent the culture of the place from where it originates. लोकसभा चुनाव से पहले तेजपुर के माहौल में राजनीति घुली हुई है। समारोह के दौरान लोगों ने नेताओं से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करने की अपील की। আমি সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংস্কৃতিক শিল্পী নহয় কর্মী। চৰকাৰে আমাৰ সদায় আবেদন থাকে যে সংস্কৃতিৰ ওপৰত কিবা এটা কৰক, কিন্তু সংস্কৃতিৰ ওপৰত চৰকাৰে কিবা এটা সাংঘাতিক ব্যৱস্থা লোৱা যেন মোৰ পৰিলক্ষিত নহয়। মই কোনো ৰাজনীতিক দলত আজিলৈকে জড়িতও হোৱা নাই আৰু নহয়, ভৱিষ্যতেও মই নহওঁ। মই কোনোবাই সুধিলে এটাই কথা কওঁ, আপুনি কি পাৰ্টি? মই কওঁ মই বেণ্ড পাৰ্টি, কাৰণ মই যিহেতু বজোৱা মেলা কৰা মানুহ, মই সদায় কওঁ মই বেণ্ড পাৰ্টি মানুহ। এইকাৰণেই কওঁ যে কোনো ৰাজনীতিক দলৰ লগত মই আজিলৈকে সক্ৰিয়ভাৱে মই কেতিয়াও জড়িত হোৱা নাই। অলপমান যদি সাংস্কৃতিকভাৱে জড়িত আৰু আধা অংশই কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱেও জড়িত আছে। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা অনুভৱ কৰিছিল যে ৰাজনীতি আমাক লাগিব। গোহাঁই বৰুৱাইটো কৈছিলে যে ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই আমি ৰাজনীতি কৰিব শিকিব লাগিব, নহ'লে মানে ৰাজনীতিৰ কঠীয়াতলি ছাত্ৰসকলৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব লাগিব। আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে আমি যদি সচেতন নহওঁ তে আমাৰ সকলো শেষ। बाढ़ थिएटर की स्थापना 1906 में असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा या ABUSS ने की थी। थिएटर 1953 में तूफान में नष्ट हो गया था, फिर इसे नई जगह पर बनाया गया। तब से ये बाढ़ थिएटर वहीं है। अब राज्य सरकार नई सुविधाओं के साथ थिएटर का नया परिसर बनवा रही है। तेजपुर सोनितपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है। सोनितपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार हाजी इरफान प्रेस क्लब चुनाव संचालन समिति के चेयरमैन और कार्यकारिणी सदस्य को सोमवार प्रेस क्लब द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी ने बताया कि हाजी इरफान ने अपने कार्यकाल में पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया और प्रेस क्लब के समस्त दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। उन्होंने कहा कि उनकी जगह कभी भरी नहीं जा सकती है। प्रेस क्लब अध्यक्ष ने घोषणा की कि हाजी इरफान के पुत्र को उनके स्थान पर कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया जाता है। इसी के साथ प्रेस क्लब परिसर में हाजी इरफान के नाम पर एक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम हाजी इरफान के नाम पर होगा। इस मौके पर प्रेस क्लब के समस्त पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। तब से उनके बारे में दो शब्द बिल्कुल फिक्स है। आदरणीय अध्यक्ष जी और महामंत्री जी और हम लोग इरफान भाई सतीन चच्चू बैठे हुए हैं। ये हम लोग एक रिपोर्टिंग के दौर में इरफान भाई के साथी हुआ करते थे। हम लोग सब साथ में रिपोर्टिंग किया करते थे।
इरफान भाई के बारे में उनकी इतनी खसूसियतें यहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताई, मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी कितनी हैं। बहुत सारी मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं कितनी है अभी, तो वो अपने आप में गुलदस्ता थे। जिस तहजीब की बात हम कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, वो धारा पत्रकारिता में भी इरफान भाई जैसे लोगों ने उसकी झंडा बरदारी थी, उसको लेकर आगे चले। और अभी हाजी शरीफ साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अभी फारूकी साहब से चर्चा हो रही थी, अभी डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, मूल प्रश्न बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब बहुत नेक इंसान है, इरफान साहब के गाढ़े वक्त पे खड़े रहे। बहुत सारे लोग, जैसे अभी अयाज भाई ने कहा कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बहुत सारे तो बहुत खुददार इंसान थे, उनकी खुददारी। लेकिन इन सब के इधर अगर हम देखें तो क्या पत्रकार इसीलिए बना है क्या? बड़ा सवाल है। आज भले ही वक्त ना हो, बात करने का श्रद्धांजलि सभा है, तो क्या पत्रकार इसीलिए बना है क्या कि आखिरी वक्त डॉक्टर साहब की उसे ज़रूरत हो, अयाज की ज़रूरत हो, हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत हो, जो समाज को आईना दिखा रहा है। जिन इरफान साहब ने, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कहीं कोई इस तरह की कोई बात रही। हम लोगों को, हम लोग के साथ काम करते थे, शैलेश जी बैठे हुए हैं, सरस जी बैठे हुए हैं, सतीश चच्चू बैठे हुए हैं, हम लोग का तो लगभग रोज बहुत लंबा साथ हुआ करता था। ये बहुत 15-20 साल का साथ रहा क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान। और 15-16 साल तक ईद में पहला जो ईद होता था जहाँ हम लोग सब लोग जाते थे, क्योंकि ईदगाह के बगल में घर होता था और इस बार एक आदमी खड़ी और पहली बार ईद में टेंट लगा हम लोगों का और सच्चाई में हम लोग के साथ। तो सच्चा बहुत पुराना लगाव है। और ये हमारे पत्रकार साथी थे, चुनाव संचालन समिति के, कानपुर प्रेस क्लब चुनाव संचालन समिति के चेयरमैन और कार्यकारिणी सदस्य हाजी इरफान साहब पिछले दिनों शरीर त्याग के अपने त्याग दिया था। उनके लिए आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जिसमें सभी पत्रकार भाइयों ने शिरकत की और ये संकल्प लिया कि उनके बताए हुए रास्तों पे हम लोग चलेंगे। प्रेस क्लब जल्द ही कानपुर प्रेस क्लब के परिसर में एक लाइब्रेरी की स्थापना करेगा, जो हाजी इरफान जी के नाम पे होगी। प्रेस क्लब के अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी होती है, वह एक अधिकार है उसे संविधान में कि वो कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो प्रेस क्लब ने श्रद्धांजलि के तौर पे उनके इरफान भाई के सुपुत्र सलमान को, जो पत्रकार भी हैं, उनको कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया है। वो समर्पणों के साथ प्रेस क्लब का काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो किनारे हट जाएंगे, और अगर करते रहेंगे तो इरफान भाई की तरह वो भी अपना सम्मान पाएंगे। और कुछ जो उन्होंने पत्रकारिता के नाते समाज को दिया है, सलमान भाई भी उसको समाज को देंगे एक अच्छी पत्रकारिता के नाते। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां भाजपा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें लोकसभा चुनाव सह प्रभारी उत्तर प्रदेश संजीव चौरसिया ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र है, जिसमें मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि देश की गरीब जनता को लाभ पहुंचाने का वादा पूरा करेंगे। अपने संकल्प पत्र में जो वादा कर रहे हैं उसे 100% पूरा करेंगे। घोषणा पत्र नहीं, ये संकल्प पत्र है, मोदी की गारंटी। उसके तहत संकल्पित करने का काम किए हैं और आपके संज्ञान में है कि जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो गरीब के कल्याणार्थ हेतु जिन बातों को संकल्पित करने का काम किए, आज वो देश में देने का भी काम हुआ। 80 करोड़ लोगों को किस प्रकार से गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लाभ मिलने का काम हुआ। 34 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने का काम हुआ। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर बहराइच से है। बहराइच में जिलाध्यक्ष
ब्रजेश पांडे की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री व सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने बीजेपी का संकल्प पत्र लोगों से साझा करने के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अनुपमा जायसवाल ने ईवीएम को लेकर विपक्ष के विरोध पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग ईवीएम के नाम पर छाती पीट रहे हैं। किसी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए ठीक से उम्मीदवार भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश बनाने के बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि मायावती ने हमेशा उत्तर प्रदेश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की बात कही है और हम पूरब को पश्चिम और उत्तर को दक्षिण से जोड़ने की बात करते आ रहे हैं। ये बात आप लोग पत्रकार बंधु हैं और आप लोगों के पास हर पार्टी की खबरें रहती हैं और हम लोग भी सब पर नजर रखते हैं। ये पिछली बार भी उन्होंने कहा था, 14 में भी ये बात कही थी, 19 में भी ये बात कही थी, 24 के चुनाव में भी ये बात कह रहे हैं और मुझे लगता है 2047 तक वो यही कहते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों में उतरती रहेगी, लोगों का मत प्राप्त करके सेवा करने का निरंतर काम करेगी। देखिए, ईवीएम भी ना कहते हैं कि जब कुछ हो जाता तो वो एक शब्द है, क्या मैं कहूँ, छाती पीटना जैसा कि अब हो गया तो क्या करना है। एक जब आदमी कुछ, अब आप देखें कौन लड़ कहाँ रहा है, किसी पार्टी के पास ठीक से उम्मीदवार नहीं लड़ने के लिए। जिसका नाम आता है लोग कहते हैं अरे ये तो गया भाजपा का, बिल्कुल। तो वो जब स्थिति आ जाती है तो एक थोड़ा सा सहज, मतलब स्वाभाविक बात है, मनुष्य हैं लोग और एक जब हमें छटपटाहट होती है, हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो बदहवासी की अवस्था में जब लगता है सब कुछ खोने को हम तैयार हैं अपने कर्मों से, तो इस तरीके की बातें करते हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें जीत भी मिली है, कई ऐसे उदाहरण हैं, तब वो ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं, लेकिन जब वो हार जाते हैं तो वो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। तो उनकी पुरानी आदत है और मुझे लगता है कि उन्हीं से इस बात को पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बघरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव से ही हवा बदल रही है, पश्चिम की हवा भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह विशेष चुनाव है, इस बार माहौल अलग नजर आ रहा है, हर वर्ग के लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। 22 के चुनाव में आपने ऐतिहासिक वोट दिए थे, वजह है कि विरोधी बौखला गए हैं, यही वजह है कि विरोधी अब बौखला गए हैं। भाजपा के पोस्टर से प्रत्याशी का नाम गायब है, यूपी से भाजपा साफ हो जाएगी। आज जो 24 घंटे बिजली मिल रही है, यह सपा सरकार की पहल थी। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य व सुरक्षा सेवाओं का जिक्र करते हुए बोले कि सड़क पर एम्बुलेंस सपा सरकार ने दी, 100 नंबर की व्यवस्था सपा सरकार ने की थी। बीजेपी ने गाड़ी नहीं बढ़ाई, सिर्फ 100 नंबर का 112 कर दिया। मैं गुजारिश करूंगा, मैं जिन लोगों को भी बुला रहा हूँ हमारे किसानों पे एमएसपी दे रही थी, हम अपने किसान भाइयों को क्या करके जा रहे हैं। हम अपने घोषणा पत्र में अपनी पार्टी का जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जो हमने अधिकार देने की बात कही है, हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उसी तरह हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा। ये बताओ 10 साल में लगभग 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो मोबाइल चलाते होंगे, गूगल से देख लेते होंगे, वो जाकर के देखें। जब से बीजेपी की 10 साल की सरकार आई है, पूरे देश में कम से कम 1 लाख जो आत्महत्या की किसानों ने कोई मदद सरकार ने नहीं की। जो हमारे किसान हजारों की संख्या में इन काले कानून के खिलाफ लड़े, शहीद हो गए, उनकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। लेकिन वो उद्योगपतियों की मदद करते हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत के बीसलपुर में आज मायावती का ताबड़तोड़ दौरा था, जिसको लेकर भारी संख्या में भीड़ पहुंची थी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा दलित, पिछड़े व मुस्लिम भाइयों को बराबर का सम्मान मिला है, रोजगार मिला है, नौकरियां मिली हैं और गुंडागर्दी व दंगा खत्म करने का काम मायावती ने किया है। मायावती ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को 5 किलो गल्ला देकर भ्रम में डाल रहे हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर प्रयागराज से है, जहां कपिल सिब्बल ने आजम खान के मामले में अपना पक्ष रखा है। मोहम्मद आजम खान, इनकी पत्नी तंजीम फातिमा व बेटा अब्दुल्ला आजम की आपको बता दें, आजम की सजा के खिलाफ अपील में जमानत अर्जी की सुनवाई अगले सप्ताह होनी है, जिसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा है। आपको बता दें कि 2 जन्म तिथि मामले में विशेष अदालत ने रामपुर अदालत ने सजा सुनाई, जबकि सजा के खिलाफ अपील में दाखिल अर्जी की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने की है।